दोस्तों नमस्कार। आजकल हिंदुस्तान में एक चर्चा चल रही है कि क्या कलाकारों का शोषण होता है। जब से अरिजीत सिंह जी ने ये कहा है कि मैं अब प्लेबैक सिंगिंग नहीं करूंगा, उसके बाद बहुत सारे यंग टैलेंटेड कलाकारों ने ये कहा कि बॉलीवुड में शोषण होता है। अब सवाल इस बात का है कि अगर हमारे कलाकार जो अपनी जिंदगी का महत्वपूर्ण समय बचपन से लेकर युवा होने तक एक आर्ट को सीखने में लगा देते हैं, उसके बाद जब वो अपने हिसाब से मेहनत करके और दुनिया के सामने अपनी काबिलियत को स्थापित कर देते हैं और बाद में जब उस काबिलियत को एक्सप्लॉइट करने के लिए कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस उनके साथ अनुबंध करती हैं और उनको उनका जो सही हिस्सा है वो नहीं मिलता, तो आप इसको क्या कहेंगे? दोस्तों, हिंदुस्तान में अगर कला दुनिया के उच्चतम स्तर पर नहीं है तो उसका एक कारण यह है कि हमने एज ए समाज कलाकारों के हितों को देखना बंद कर दिया। और इसीलिए आज चर्चा का विषय मैं यही रखूंगा कि क्या भारत सरकार को ऐसा कानून बनाना चाहिए जिससे कलाकारों की जो मेहनत है, जो उनका वाजिब हिस्सा है, उनको मिले। क्योंकि इस बात को तो आप मानते हैं ना कि एक इंडिविजुअल कलाकार एक बड़े कॉरपोरेट के आगे कैसे टिक पाएगा? क्या वो उससे बार्गेन कर पाएगा? एक तरफ तो वो अपनी जिंदगी में अपनी कला को स्थापित कर रहा है, उसको प्लेटफॉर्म चाहिए। प्लेटफॉर्म इन बड़ी बड़ी कंपनियों के कब्जे में है। उस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करने के लिए ये कंपनियां मजबूरी में ऐसा शोषण करती हैं कि कलाकार थोड़े समय तक तो प्रयास करता है, उसके बाद वो टूट जाता है, बिखर जाता है या मजबूरी में परफॉर्म करता है। क्या ये एक सभ्य समाज की जिम्मेवारी नहीं है कि हम अपने कलाकारों को बचाएं? आज चर्चा का मुद्दा यही रहेगा। इसीलिए आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। मैंने एक फॉर्मेट तैयार किया है जो मैं आपसे चर्चा करूंगा। आपके विचार जानना चाहूंगा कि हिंदुस्तान में क्या भारत सरकार को और राज्य सरकारों को क्या कोई कानून नहीं बनाना चाहिए ताकि बड़ी कंपनियां जो ये हमारा टैलेंट है, हिंदुस्तान की जो प्रतिभा है, इसको अपने मुनाफे के लिए एक्सप्लॉइट ना करें। और एक्सप्लॉइट करके, जिसको कहा जाता है ना यूज एंड थ्रो, उनको एक्सप्लॉइट किया, पैसा कमाया, दरकिनार किया, फिर किसी और को पकड़ा, एक्सप्लॉइट किया और फेंक दिया। क्या ये उचित है? इसीलिए इस वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आज हम इसी पे चर्चा करते हैं। दोस्तों, अगर आप मेरे से पूछें तो मैं कहूंगा दुनिया में सबसे आसान काम अगर कुछ है ना तो वो है पढ़ना। आप एक किताब खोल के बैठ जाइए, रट्टा मार लीजिए, याद कर लीजिए, एग्जाम दीजिए, एग्जाम पास करिए और फिर आप अपनी आराम की जिंदगी निकालिए। बहुत मुश्किल काम होता है स्पोर्ट्स में और आर्ट में आगे बढ़ना। पढ़ाई एकमात्र ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें अगर क्लास में 100 बच्चे हैं तो 100 में से 100 बच्चे एग्जाम में 100 आउट ऑफ 100 ला सकते हैं। लेकिन स्पोर्ट्स में, फाइन आर्ट्स में हमेशा एक ही विनर होता है। वहां पूरी टीम कभी विनर नहीं होती या सारी टीमें कभी विनर नहीं होती। इस बात को आपको समझना होगा। दुनिया में जो लोग मेहनत करते हैं, जो आर्ट में है, स्पोर्ट्स में है, वो बहुत मेहनत करते हैं। मैं अपनी जिंदगी में स्पोर्ट्समैन रहा हूं, मैं आपको बता सकता हूं कि पढ़ाई से ज्यादा मेहनत लगती है और जो फायदा होता है जिंदगी में वो सिर्फ पढ़ाई से मिलता है। हिंदुस्तान में बाकी स्पोर्ट्स या टैलेंट को हम अभी भी उतना रिस्पेक्ट नहीं देते और यही कारण है कि हमारे यहाँ पे जो यंग टैलेंट, आपने बहुत सारे रियलिटी शो देखे होंगे, अच्छे अच्छे बच्चे आते हैं, टैलेंट आता है, वो चला कहाँ जाता है? किसी ने गाने में नंबर 1 लिया, किसी ने डांस में नंबर 1 लिया, किसी ने और किसी आर्ट में नंबर 1 पोजीशन प्राप्त की। आप 1-2 साल बाद उनका नाम तक याद नहीं रख पाते। पूरे देश से वो टैलेंट निकल के आता है, वो जाता कहाँ है? एक बार लता मंगेशकर जी ने इस बात पे कहा था कि ये यंग टैलेंट को नहीं पता कि आगे कितनी मुसीबतें आ सकती। इसीलिए कभी कभी वो इस बात से भी काफी नाराज थी कि भाई जो प्रतिभा के हम कंपटीशन करते हैं, रियलिटी शो करते हैं, इनके जो बच्चे इतनी मेहनत करके आगे आते हैं, इनके भविष्य का क्या होगा? इसको भी हमें समझना जरूरी है।
इसीलिए दोस्तों मेरा ये कहना है कि इस गंभीर मुद्दे पे आज हम चर्चा कर रहे हैं। क्या हिंदुस्तान में ये कानून होना चाहिए या नहीं? सबसे पहले तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या बच्चों को और जो टैलेंट है या आर्टिस्ट है उनको बचाने के लिए उनका शोषण ना हो, क्या इसके लिए कानून होना चाहिए या नहीं? पहले तो आप ये बताइए। और अगर आप कहते हैं कि नहीं होना चाहिए तो इस वीडियो को जरूर शेयर करिए, क्योंकि ये वीडियो सरकार तक पहुंचना चाहिए। आप भी अगर किसी इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति को जानते हैं स्टेट लेवल पे या सेंट्रल लेवल पे, इसको जरूर फॉरवर्ड करिए सोशल मीडिया के माध्यम से या आपके जो साधन है उनके माध्यम से। मेरा ये कहना है दोस्तों, अब इस कॉन्ट्रैक्ट में क्या होना चाहिए, मैं इसकी चर्चा आपसे कर रहा हूं। सबसे पहले मैं आपसे ये निवेदन कर रहा हूं कि एक लीगल फ्रेमवर्क जरूरी है ताकि जो आर्टिस्ट है उनको फेयर डील मिले। इसमें क्या होगा? मैंडेटरी फेयर कॉन्ट्रैक्ट स्टैंडर्ड, एक सरकार कानून बनाए और उसमें यह हो कि आर्टिस्ट को मुआवजा मिलेगा और किस किस आधार पे उसकी क्या क्या चीजें हैं जिसकी जरूरत जो भी कंपनी कॉन्ट्रैक्ट करती है किसी भी आर्टिस्ट के साथ, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, पुराना हो या नया हो, आपको ये मैंडेटरी कंडीशंस माननी ही पड़ेंगी। जैसे हमारे यहाँ लेबर लॉ है ना, फैक्ट्री लॉ है, हम वर्कर्स के हित के लिए सारे कानून बनाते हैं। आपको बोनस देना होगा, आपको रिफ्रेशमेंट देना होगा, आपको सेफ्टी गीजर देने पड़ेंगे, जो भी वर्कर्स के वेलफेयर की जरूरत होती है हम सबकी चर्चा करते हैं। आर्टिस्ट के लिए क्यों नहीं करते? ये सोचना होगा, क्योंकि बाहर से जो ग्लैमर लगता है अंदर से वो कितना टूटा और बिखरा होता है हमें नहीं पता। तो मिनिमम रेस्पेक्टेबल जो इंफॉर्मेशन है वो सरकार को पता होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है कि कोई भी कंपनी कॉन्ट्रैक्ट बनाए, लेकिन ये जो टर्म्स एंड कंडीशंस है ये मैंडेटरी होनी चाहिए उसमें, ये तो करना ही करना है। इसके अलावा आप कुछ और देना चाहते हो, स्वागत है, लेकिन इससे कम नहीं होगा। जैसे हम मिनिमम वेज एक्ट की बात करते हैं ना, तो मिनिमम इंटरेस्ट जो आर्टिस्ट का है वो तो हमें प्रोटेक्ट करना ही पड़ेगा। इस बात को हम समझते हैं। सबसे पहले हमें इस बात को समझना होगा कि जो हमारा कॉपीराइट और एंटरटेनमेंट लॉज हैं उनमें सुधार जरूरी है। क्यों? क्योंकि जो अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट क्लॉजेस हैं उनको खत्म करना जरूरी है। उसमें साफ लिखा होना चाहिए कि कोई भी अनफेयर क्लॉज एक्सेप्टेबल नहीं होगा। एंड क्लॉजेस शुड बी वॉइड इफ दे इंक्लूड, मान लीजिए कि अगर किसी ने उस कॉन्ट्रैक्ट में लिख दिया क्या कि परपेचुअल असाइनमेंट्स ऑफ राइट्स, कि अब जैसा हम कहेंगे आप वैसा करोगे और आप सिर्फ हमारे लिए करोगे, एक्सक्लूसिविटी, ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा। ये कानून में लिखा होना चाहिए। ये कानून आपके कॉन्ट्रैक्ट में ये चीज एक्सेप्टेबल होगी ही नहीं, ये कानून होना चाहिए। ऑल मीडिया फ्यूचर राइट्स ग्रैब, आज आप छोटे हैं कल आप बड़े बन जाएंगे, कल को आप टीवी में आएंगे, आप फिल्म करेंगे, आप विदेश जाएंगे, स्टेज शो करेंगे, या आप पर टैलेंट है। उस कंपनी ने क्या किया? कुछ नहीं, उसने सिर्फ आपको अपने जाल में फंसा दिया। तो ऐसा कानून होना चाहिए कि जितने भी मीडिया के फ्यूचर राइट्स हैं उस पर किसी कंपनी का अधिकार नहीं होगा, ये सिर्फ उस आर्टिस्ट का अधिकार होगा, वो जिसको चाहेगा देगा, आप उसको बांध नहीं सकते। इस बात का भी कानून हो, क्योंकि अगर कानून नहीं होगा तो ये छोटे आर्टिस्ट, यंग आर्टिस्ट, इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट क्या होते हैं, ये मजबूर हो जाते हैं। कंपनी कहेगी मैं आपको आपका वीडियो निकालता हूं, मैं आपके लिए वीडियो सॉन्ग बनाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा, लेकिन आपको ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करने होंगे। ये जो लेकिन वाला शब्द है ना, ये भ्रष्टाचार है, ये एक्सप्लॉयटेशन है। इसको रोकना होगा और ये कानून से ही रोक सकता है। रॉयल्टी वेवर, मैं काम करूंगा लेकिन रॉयल्टी नहीं लूंगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। उसमें ये लिखा होना चाहिए कि रॉयल्टी वेवर अगर कोई एग्रीमेंट है तो एग्रीमेंट ही नल एंड वॉइड, उस कंपनी का कोई अधिकार नहीं है उस आर्टिस्ट पे, आपको रॉयल्टी देनी ही पड़ेगी, ये कानून होना चाहिए। नहीं तो अगर रॉयल्टी नहीं मिलेगी, कंपनी करोड़ों कमाए और वो आर्टिस्ट धक्के खाए, क्या लॉजिकल है? अगर कंपनी 100 रुपए कमाती है तो आप 10 रुपए आर्टिस्ट को तो दो। अब ये तो उसका टैलेंट है आर्टिस्ट का, अगर सॉन्ग नहीं चलता तो कंपनी भी नहीं कमाएगी तो आर्टिस्ट को भी रॉयल्टी नहीं मिलेगी। अगर आर्टिस्ट ने अच्छा काम किया, कंपनी करोड़ों कमा रही है, तो कुछ लाख तो आर्टिस्ट को भी मिलने चाहिए ना, उसको वेवर आप कैसे कर देंगे? ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। नो ऑडिट राइट्स, आपके पास कोई इस तरह का ऑडिट नहीं होना चाहिए। इंडेफिनेट एक्सक्लूसिविटी, कुछ नहीं होगा, ये आर्टिस्ट का अपना टैलेंट है, वो जिसको चाहे जब चाहे दे।
एंड क्रॉस कोलेटरलाइजेशन अक्रॉस अनरिलेटेड वर्क। अब आप उससे कह रहे हैं कि नहीं, अगर आप मीडिया में आते हैं या आप कहीं ब्रांड एम्बेसडर बनते हैं या कहीं आप और कोई काम करते हैं तो उस पर भी हमारा अधिकार होगा, ये भी नहीं होगा। एंड यूनिलेटरल टर्मिनेशन बाय लेबल ओनली, ये भी नहीं। अगर आपको लगा है कि वो जो आर्टिस्ट है वो आपकी बात नहीं मान रहा है, आप उसको एक्सप्लॉइट करना चाह रहे हैं, वो एग्री नहीं कर रहा है, आप कह रहे हैं मैं आपका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दूंगा, आप ये भी नहीं कर सकते। जो काम होगा वो म्यूचुअली होगा, रेस्पेक्टेबल होगा। अगर ऐसा होता है तो हिंदुस्तान में आर्ट के अच्छे दिन आ जाएंगे। इसका मतलब यह है कि आप जबरदस्ती से उसके जो नैतिक अधिकार हैं, जो मौलिक अधिकार हैं, आप उनको नहीं छीन सकते। ये एक सरकार को कानून बनाना चाहिए। इससे क्या होगा, जितना भी हमारा यंग टैलेंट है हिंदुस्तान का, वो निखर के बाहर आए। माँ बाप आज बच्चों को कहते हैं तुम पढ़ो और बेरोजगारी की लाइन में लग जाओ। अगर हमने टैलेंट को रेस्पेक्ट करना सीखा तो आप सोचिए दोस्तों, हमारे देश में कितना टैलेंट है, कितनी वैरायटी की आर्ट एंड कल्चर है। हर स्टेट का अपना आर्ट एंड कल्चर है। हम कभी उनको जान पाए? क्योंकि उन बेचारों को उनकी मेहनत का कभी समाज ने हिस्सा दिया ही नहीं और लोगों ने सिर्फ एक्सप्लॉइट किया। इसको रोकना जरूरी है। If there is no contract signed between the parties, disputes to be addressed as per the model contract which specifies minimum royalty and other benefits to young artists. ये बहुत जरूरी है। मान लीजिए कि आपने किसी आर्टिस्ट के लिए काम किया, किसी कंपनी के लिए काम किया, कंपनी कहती मैं कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करता, हम ऐसे ही काम करते। कर लो, आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करो या मत करो, जो सरकार का मॉडल कानून होगा, जो मॉडल कॉन्ट्रैक्ट होगा, वो बाय डिफॉल्ट सब पे लागू होगा। वो आपको रॉयल्टी देनी ही पड़ेगी। हां, उसके ऊपर आप कुछ एक्स्ट्रा दे सकते हो, स्वागत है। लेकिन आप ये कहेंगे हमने तो कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया, तो काय की लायबिलिटी, हम आपको काय को पैसा दें? देना पड़ेगा। आपने उसको यूज क्यों किया? अगर आपको फायदा नहीं था तो? आपको उसका फायदा था तभी तो आपने उस आर्टिस्ट को यूज किया। जब आपने उसको यूज किया तो उसका हक देने में क्या प्रॉब्लम है? ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, कोई बात नहीं। अब ये सरकार का मॉडल कॉन्ट्रैक्ट डिफॉल्ट कॉन्ट्रैक्ट होगा हर आर्टिस्ट और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के बीच में जो उनकी सर्विसेज ले। मुझे लगता है ये कानून जरूरी है। इसी तरह से रॉयल्टी कैसे कैलकुलेट होगी, उसके बकायदा सोर्स ऑफ रेवेन्यू क्या होगा, स्ट्रीमिंग फॉर्मूला क्या होगा, टेरिटरी वाइज रेवेन्यू क्या है, डिडक्शन क्या है, रिकूपेबल रेजर क्या है, मार्केटिंग एलोकेशन क्या है, प्लेटफॉर्म डीलिंग क्या, आप रॉयल्टी के कैलकुलेशन का फॉर्मूला बना सकते हैं। उसके अंदर एक एनेक्सचर लग सकता है मॉडल कॉन्ट्रैक्ट में कि ये सब आपको लिखना होगा। और मैंडेटरी आपको क्वार्टरली रॉयल्टी स्टेटमेंट विद पेड टैक्सेस एंड ड्यूली ऑडिटेड आपको उस आर्टिस्ट को देनी होगी। आज आप किसी भी म्यूचुअल फंड में या ब्रोकिंग हाउस में आप जाते हैं तो आपको स्टेटमेंट देता है ना कि आपका कितना पैसा था, कितना खर्चा, कितना टैक्स लगा, कितनी ब्रोकरेज लगी, वो देता है ना, क्योंकि सेबी ने वो मैंडेटरी कर दी है। आर्टिस्टों के लिए नहीं हो सकता है अगर सरकार चाहे तो। एक स्टैंडर्डाइज रिपोर्टिंग फॉर्मेट हो, हर आदमी अपनी क्रिएटिविटी करेगा, नहीं चलेगा, कंफ्यूजन होगा, ऑडिटिंग में प्रॉब्लम होगी। डिजिटल एक्सेस डैशबोर्ड, आप सब कुछ ऑनलाइन कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थर्ड पार्टी ऑडिट राइट्स भी होना चाहिए। आपने लिस्ट बना के दी, मैं एक थर्ड पार्टी ऑडिटर को, मेरे सीए को बोलता हूं यार ये चेक करो ये रॉयल्टी सही आई है या नहीं आई है, आप उसको रोक नहीं सकते, ये भी जरूरी है। पेनल्टी, स्टैट्यूटरी डैमेजेस, इंटरेस्ट पर लाइसेंस सस्पेंशन। अगर कोई कंपनी करती है इस तरह के घोटालेबाजी किसी आर्टिस्ट के साथ, सरकार को उस पर कड़े कदम उठाने चाहिए ताकि बाकियों के लिए एक एग्जाम्पल बन सके। इसी तरह से मिनिमम रॉयल्टी फ्लोर होना चाहिए कि भाई 5% से नीचे नहीं होगा। हाँ, आप 10 देना चाहते हो, 20 देना चाहते हो, 25 देना चाहते हो, फिर वो आर्टिस्ट और कंपनी के बीच में नेगोशिएशन है। आप अगर नेगोशिएशन नहीं कर पा रहे, आर्टिस्ट मान लीजिए फाइनेंशियल डिफिकल्टी में है, मजबूर है, उसको काम करना है, फिर आप कहोगे कि मैं आपको देता ही नहीं या मैं आपको बिल्कुल 500 रुपए दे दूंगा, आप जाइए। ऐसी स्थिति के अंदर ये गलत है, आप उसकी मजबूरी का फायदा उठा रहे। तो मेरा ये कहना है कि सरकार को यहाँ पे कानून बनाना चाहिए। एक मिनिमम रॉयल्टी जो फ्लोर होना चाहिए वो होना चाहिए भाई कम से कम 10% आप दोगे। जितना आप उस आर्टिस्ट के कहने से, उसकी मेहनत से कमाओगे, जितना भी आप कमाओगे, अगर वो गाना नहीं चला तो वो आर्टिस्ट का टैलेंट है,
वो नहीं जनता को पसंद आया, तो उसमें कंपनी पे भी कोई रॉयल्टी नहीं। लेकिन अगर वो चलता है और आप करोड़ों कमाते हो, 10% आर्टिस्ट को दे दीजिए। ये कानून होना चाहिए। अगर नहीं दिया तो ये कानून का उल्लंघन माना जाएगा और उस कंपनी के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि वो एक्सप्लॉयटर है, वो एंटरटेनमेंट कंपनी नहीं है। ये बात हमें समझनी पड़ेगी। इसका मतलब ये है कि जीरो रॉयल्टी कॉन्ट्रैक्ट विल नॉट बी वैलिड। आप कहोगे ना हमारे एग्रीमेंट में जीरो लिखा था, हो ही नहीं सकता। सरकार कहती है मिनिमम 10, उसके ऊपर आपको देना दीजिए, 10 तो देना ही देना। ये बात हमें समझनी होगी। इसके अलावा अगर कंपनी ढंग से काम नहीं करती है और आर्टिस्ट कहता है मुझे अब तुमसे काम नहीं करना, राइट रिवर्जन लॉ सरकार को बनाना चाहिए। आप ये नहीं कह सकते कि आपने मेरे से 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया था, अब आप उसको ढंग से इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, ना आप उसको काम दे रहे हो, ना आप उसको कहीं और काम लेने दे रहे हो, तो आप उसकी जिंदगी खराब कर रहे हो, उसको एक्सप्लॉइट कर रहे हो, उसको खत्म कर रहे हो। ऐसी स्थिति में आर्टिस्ट के पास ये अधिकार होना चाहिए कि मैंने जो आपके साथ 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, मैं उससे बाहर निकलता हूं, आपका और मेरा अब कोई संबंध नहीं होगा। अगर कुछ भी होगा तो नया कॉन्ट्रैक्ट हम साइन करेंगे। क्या यह अधिकार नहीं होना चाहिए आर्टिस्ट को? इसको भी हमें समझना होगा, क्योंकि आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, कहा कि हम साल में 20 गाने बनाएंगे, आपने एक बनाया, उस एक गाने से उस आर्टिस्ट की जिंदगी कैसे चलेगी? उसके पास टैलेंट है, टैलेंट हमेशा नहीं रहेगा, वक्त के साथ, एज के साथ फर्क आता है। तो प्राइम टाइम अगर आप उसका वेस्ट कर देते हो तो आपने उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी, और पूरी जिंदगी जो उसने सीखने में लगाई आपने उसको भी बर्बाद कर दी, और उसका पूरा परिवार आपने बर्बाद कर दिया। ये एक्सप्लॉयटेशन एक्सेप्टेबल नहीं होना चाहिए। इसीलिए जो राइट है वो आर्टिस्ट के पास होना चाहिए। अमेरिका में ऐसा कानून है जिसको टर्मिनेशन राइट बोला जाता है। हम आपकी कंपनी के साथ अब काम नहीं करेंगे, एग्रीमेंट टर्मिनेटेड। क्या भारत में नहीं हो सकता? फिर कूलिंग ऑफ पीरियड एंड इंडिपेंडेंट लीगल एडवाइस। अगर कोई इस तरह का प्रॉब्लम आता है कि कंपनी और आर्टिस्ट के बीच में एक प्रॉब्लम है और कंपनी एक्सप्लॉइट कर रही है, तो राइट होना चाहिए। जैसे आज हम क्या करते हैं, लीगल एड की बात करते हैं। जो गरीब आदमी होता है, जो लॉयर हायर नहीं कर सकता, कानून कहता है कि उसको लीगल एड मिलेगा। इसी तरह से क्या जो आर्टिस्ट हैं, यंग आर्टिस्ट हैं, जिन्होंने कभी पहले परफॉर्म नहीं किया, आज उनको कंपनी मौका दे रही है। अब उनको नहीं पता कॉन्ट्रैक्ट कैसे साइन किया जाता है, कैसे बार्गेन किया जाता है। वो तो बच्चा है, उसको एक्सप्लॉइट करने के लिए कंपनी इस्तेमाल कर रही है, उसको कौन बचाएगा? ये मैंडेटरी कानून कि ये चीजें तो मैंडेटरी हैं, यही उसके हक में आएंगी। ये सरकार को करना चाहिए। इसका मतलब ये है कि लीगल एडवाइस हो, कॉन्ट्रैक्ट प्लेन लैंग्वेज में हो, और फाइनेंशियल इंपैक्ट जो है वो प्रॉपरली लिखा हो कि हम आपके साथ गाना कर रहे हैं, हम आपको साइनिंग अमाउंट इतनी दे रहे हैं, और जितनी सेल होगी या जितनी बिलिंग होगी उसका 10% हम आपको देंगे और आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। क्वार्टरली रिपोर्ट आपको हाथ में दी जाएगी बाय ईमेल और प्रिंट आउट कि आपका कितना पैसा बना, उसको हम ऑडिट करके देंगे। और आपका अधिकार है, अगर आप नहीं सेटिस्फाइड हो कैलकुलेशन से, थर्ड पार्टी ऑडिट आप करवा सकते हो। ये कंडीशंस जरूरी है। इसीलिए जो यंग आर्टिस्ट प्रोटेक्शन रूल है, एज एंड फर्स्ट डील सेफगार्ड, जब पहला कॉन्ट्रैक्ट कोई आर्टिस्ट साइन कर रहा है तो उसको बहुत सारी हैंड होल्डिंग चाहिए। सरकार को वो मॉडल एक्ट जो कॉन्ट्रैक्ट है वो बनाना चाहिए। और जो 25 साल से छोटे आर्टिस्ट हैं, जिन्होंने अभी अपने कॉलेज की लाइफ में मेहनत करके गाना वाना सीखा, अभी जिंदगी में शुरुआत कर रहे हैं, उनके लिए तो बहुत जरूरी है। ना कि तो उनके माँ बाप को पता है कैसे डील करना है, ना उन बच्चों को पता है। इन सब को ये जो मीडिया शार्क होती हैं या जो कंपनियां होती हैं, ये एक्सप्लॉइट करती हैं। इसको भी हमें ध्यान से देखना होगा। और जो रिक्वायरमेंट है वो कि कोर्ट और ट्रिब्यूनल अप्रूवल फॉर लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट। आप कहते हैं मैं 10 साल का काम करूंगा, आप कहेंगे ठीक है, आप 6 महीने 1 साल कर लीजिए। अगर कोई 10 साल 5 साल की बात करता है, उसके लिए एक थर्ड पार्टी वेटिंग जरूरी है, या वो मॉडल कॉन्ट्रैक्ट जरूरी है, उसमें हम ये क्लॉज डाल सकते हैं। इनकम एस्क्रो सेफगार्ड, वो पैसा कहां जाएगा, बैंक अकाउंट में जाएगा, कैसे जाएगा, वो क्लियर होना चाहिए। स्पेंडिंग एडवांस डिडक्शन कैप्स, हमने आपकी पब्लिसिटी पे इतना खर्चा किया, वो आपने किया, आपको कमाना था, आर्टिस्ट को नहीं कमाना था। आर्टिस्ट तो अपनी सेवाएं दे रहा था। अब आप ये नहीं कह सकते कि मैंने आप पे इतनी पब्लिसिटी पे खर्चा किया, आपने क्यों किया? क्योंकि आपको कमाना था। दैट इज योर बिजनेस।
उसमें आर्टिस्ट की क्या गलती है? आर्टिस्ट ने तो नहीं कहा था, आप उसके पैसे क्यों काट रहे हो? ये भी हमें समझना जरूरी है। तो जो चाइल्ड आर्टिस्ट हैं या बाकी लोग हैं, मुझे लगता है कि आई&बी मिनिस्ट्री को एक ड्राफ्ट बनाना चाहिए, मॉडल फॉर यंग आर्टिस्ट, न्यू आर्टिस्ट, अलग अलग जो प्रोफेशनल्स हैं आज, उसके ऊपर भी हमें। उसके अलावा जो ब्लैक मार्केटिंग एंड रिटेलिएशन एक्ट जो है, कि मेक इट अनलॉफुल फॉर लेबल्स, मीडिया वर्क्स, प्लेटफॉर्म एटसेट्रा टू ब्लैकलिस्ट आर्टिस्ट फॉर रिफ्यूजिंग अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट। अगर मैं आपके गलत कॉन्ट्रैक्ट को साइन नहीं करता हूं तो आप ये नहीं कह सकते आई विल ब्लैकलिस्ट। जो आपकी इंडस्ट्री की एक लॉबी है, वो आपस में कार्टल बना के अगर आर्टिस्टों को ब्लैकलिस्ट करना शुरू कर देंगी, तो ऐसे कार्टल के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसी कंपनियों को, चाहे वो सरकार किसी भी माध्यम से, उन पे भी पाबंदी लगा सकती है, उनके राइट्स को भी एबॉलिश कर सकती है एज ए एक्सप्लॉयटर, और उसके लिए कानून पॉसिबल है। फिलिंग रॉयल्टी डिस्प्यूट्स, फाइलिंग रॉयल्टी डिस्प्यूट्स, मतलब आप रॉयल्टी नहीं दे रहे हो, टाइम पे ढंग से काम नहीं कर रहे हो, तो उन पे कार्रवाई हो। और आप अगर कोई आर्टिस्ट अपनी यूनियन बनाते हैं, क्योंकि बाजार बदल रहा है, बहुत तेजी से टेक्नोलॉजीज बदल रही है, आर्टिस्ट एक दूसरे को गाइड करना चाहते हैं, अगर वो यूनियन बनाते हैं और आप कहोगे कि अगर आपने यूनियन ज्वाइन करी तो हम आपका ब्लैकलिस्टिंग कर देंगे, ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। क्योंकि जो आपकी बार्गेनिंग पावर है, कलेक्टिव बार्गेनिंग पावर में आपको जो कॉन्स्टिट्यूशन है तो फंडामेंटल राइट दिया हुआ है, ये ब्लैकलिस्ट कैसे कर सकते हैं? और साथ में कलेक्टिव बार्गेनिंग का अधिकार भी। तो जो विसल ब्लोअर स्टाइल प्रोटेक्शन है, कानून उसको भी कवर करे। फिर कलेक्टिव बार्गेनिंग की जैसे मैंने बात करी, फिर प्लेटफॉर्म अकाउंटेबिलिटी रेगुलेशन। एक तो था मॉडल कॉन्ट्रैक्ट, उसी कानून के अंदर अकाउंटेबिलिटी, प्लेटफॉर्म की अकाउंटेबिलिटी की भी बात हो कि आपको बताना होगा कि आपका पेमेंट सिस्टम क्या है, आप पब्लिश जो रॉयल्टी है वो कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, और जो आपका मतलब हिडन एजेंडा है या हिडन कैल कॉस्ट है, उनको आपको डिस्क्लोज करना होगा। और जो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस हैं या बाकी जो चीजें हैं जिससे अधिकार खत्म होता है आर्टिस्ट का, वो सब डिस्क्लोज करना होगा। आप ये नहीं कह सकते कि मैंने आपके लिए होटल अरेंज किया था और इतने पैसे खर्च हो गए, ये आप नहीं कर सकते। ये सब चीजें ट्रांसपेरेंटली जरूरी है। बस जैसे कि हम लोग डिजिटल मार्केटिंग इंटरमीडिएट्स के लिए करते हैं, इसी तरह से वहां पे जो ट्रांसपेरेंसी है वो एनफोर्स करनी चाहिए। अगर किसी कारण से डिस्प्यूट होता है तो क्रिएटिव इंडस्ट्री डिस्प्यूट अथॉरिटी बनानी चाहिए। आज हमारे पास सेंसर बोर्ड है, उसी के तहत आप चाहो तो क्रिएटिव इंडस्ट्री डिस्प्यूट अथॉरिटी या आई&बी मिनिस्ट्री या बाकी जो संस्थाएं हैं आर्ट एंड कल्चर की, उसके तहत आप एक डिस्प्यूट ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हैं, एक ट्रिब्यूनल बना सकते हैं, ताकि मुद्दे वहीं निपट जाएं। सिंपल हो, क्योंकि वहां पे झगड़ा ना हो, मीडिएशन की बात हो और आपस में बैठ के मुद्दे को सुलझाया जाए। पेनल्टी शुड बी लिंक्ड टू द टर्नओवर ऑफ द एक्सप्लॉयटर टू प्रिवेंट एक्सप्लॉयटेशन बाय बिग शार्क। और एक कंपनी है जिसका साल का टर्नओवर 10,000 करोड़ है, 5,000 करोड़ है, और वो सैकड़ों आर्टिस्टों को इस्तेमाल करते हैं और सबको एक्सप्लॉयट करते हैं अपने फायदे के लिए, और उनके आर्टिस्ट गरीब ही रह जाते हैं, उन बेचारों को पैसा ही नहीं मिलता। तो क्या होगा? ऐसी कंपनियों पे भी अगर कानून का शिकंजा होगा तो जो पेनल्टी है वो टर्नओवर के हिसाब से, ये नहीं कि 5,000 रुपए दे दो और छूट जाओ, तो रोज एक्सप्लॉयट करेंगे। अगर आपने किसी आर्टिस्ट को एक्सप्लॉयट किया तो होना चाहिए कि जो आपका टर्नओवर है उसका 10% पेनल्टी लगेगा। तो अगर आपका टर्नओवर 1,000 करोड़ है इस साल, तो 100 करोड़ रुपए आप पे पेनल्टी लगेगी, और वो आर्टिस्ट वेलफेयर फंड में जमा हो जानी चाहिए, ताकि जो भी आर्टिस्ट ओल्ड एज में, मेडिकल कंडीशन में हो, किसी और समस्या से हो, उसको वेलफेयर फंड हेल्प कर सके। इसीलिए जो लीगल डॉक्ट्रिन्स हैं उसको कोडिफाई करना होगा, और ये पूरी दुनिया में है। मैं नहीं कह रहे, आज हम ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं, फेयर रेम्यूनरेशन की बात करते हैं, प्रोपोर्शनैलिटी की बात करते हैं, अनइक्वल बार्गेनिंग पावर है, अनकॉन्साइजेबल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, फिड्यूटरी ड्यूटी है, ये सब हर कॉन्ट्रैक्ट में, हर सेक्टर में है, तो आर्टिस्टों के लिए क्यों नहीं? ये भी इंपॉर्टेंट है। और मैं ये कह रहा हूं कि ये हम क्यों, दुनिया के अंदर बहुत सारे देशों में हो रहा है। ईयू में डिजिटल सिंगल मार्केटिंग डायरेक्टिव है, यूएस में है, कैलिफोर्निया में है, फ्रांस में है, फ्रांस परफॉर्मर्स एन्यूमरेशन लॉ, ये वहां पे है। भारत में क्यों नहीं? भारत में तो आर्टिस्ट और आर्ट वहां से ज्यादा है, तो उनको कौन प्रोटेक्ट करेगा? इसके अलावा जो एनफोर्समेंट टूल है वो भी क्लियरली डिफाइन होने चाहिए लॉ में।
अगर एनफोर्समेंट फेल होता है तो कानून फेल होता है। इसका मतलब स्टैट्यूटरी डैमेज, लाइसेंस सस्पेंशन, रेवेन्यू अटैचमेंट, ब्लैक लिस्ट पेनल्टीज, पर्सनल लाइबिलिटीज एंड क्रिमिनल फ्रॉड, जैसा भी कंपनी ने हरकत करी है वैसे कार्रवाई होनी चाहिए, तभी हिंदुस्तान का टैलेंट बचेगा। और हम तो बात कर रहे हैं ना विकसित भारत की, हम तो कह रहे हैं कि हम विश्व गुरु हैं। जब विश्व गुरु के अंदर टैलेंट की रिस्पेक्ट नहीं होगी तो काय का विश्व गुरु? विश्व गुरु तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, फिजिकल प्रॉपर्टी नहीं है। और आर्टिस्ट जो होता है वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्रिएटर होता है। तो अगर हमें विश्व गुरु बनना है तो देश के टैलेंट को बचाना होगा। आर्टिस्ट हैं, साइंटिस्ट हैं, बाकी प्रोफेशनल्स हैं, हम बाकी इंडस्ट्री में तो आईपीआर की बात कर रहे हैं, कंपनियों के राइट्स की बात करते हैं, लेकिन जो आईपीआर क्रिएट करता है, जो वो आईपीआर प्रॉपर्टी क्रिएट करता है, उसका राइट कौन बचाएगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो जो पॉलिसी है, प्रिंसिपल जो मेरा कहना है, ट्रांसपेरेंसी हो, रिवीजन का राइट हो, रिवर्जन का, कि हम आपके साथ काम नहीं करेंगे, ये राइट आर्टिस्ट के पास हो, मिनिमम रॉयल्टी फिक्स हो, ऑडिटेबल हो ताकि उसको सही हिस्सा मिले, कॉन्ट्रैक्ट्स की लिमिट हो ताकि वो एक्सप्लॉइट ना हो, कलेक्टिव पावर का अधिकार हो और फास्टर एनफोर्समेंट हो। अगर कानून में ये 7-8 चीजें आ जाती हैं और दुनिया भर के एग्जाम्पल्स हैं, तो मुझे लगता है कि जो आज समाज में चर्चा हो रही है कि अरिजीत सिंह पीक पे क्यों चले गए और मीडिया में खबरें आती हैं, साहब वो एक्सप्लॉयटेशन के आगे झुके नहीं, उन्होंने कहा तुम अपनी दुकान रखो, मैं अपना चलाऊंगा। लेकिन ये इंपॉर्टेंट मुद्दा है, सरकार को सोचना होगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या ये कानून बनना चाहिए या नहीं? आर्टिस्टों का एक्सप्लॉयटेशन रुकना चाहिए या नहीं? सोच के बताइए। जो भी आपके विचार हो कमेंट बॉक्स में लिखिए, वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए। ये गंभीर मुद्दों की चर्चा मुझे लगता है आपको और कहीं नहीं मिलेगी, हम ही आपके साथ कर रहे हैं। और आपकी आवाज ऊपर तक जाए, देश का कानून बदले, ये तभी होगा जब हम सब जागरूक होंगे और एक दूसरे के एफर्ट को सपोर्ट करेंगे। और सोशल मीडिया से ज्यादा पावरफुल ऑप्शन आज की तारीख में कुछ नहीं। सरकार तक बात पहुंचानी है, आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल करिए, ट्वीट करिए, फेसबुक पे डालिए, लिंक्डइन पे डालिए, जो करना है आप करिए, लेकिन आवाज उठाइए, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। तो मेरा ये कहना है कि जिन आर्टिस्टों की आर्ट के कारण हम अपनी जिंदगी को सुकून का बनाते हैं, चाहे वो म्यूजिक है, पेंटिंग है, आर्ट्स है, कुछ भी है, हम अपनी जिंदगी को तो सुकून बना लेते हैं उनके आर्ट से, लेकिन उनकी जिंदगी में अगर सुकून आए तो कितना अच्छा होगा। क्या हम मिलके काम कर सकते हैं उनके हितों के लिए? सोचिएगा। फिलहाल अपना ध्यान रखिए, मैं फिर कहूंगा इस वीडियो को शेयर करिए, मुद्दा गंभीर। फिर मिलेंगे, फिलहाल वंदे मातरम।